कुछ रोज़ पहले चंद सहाफ़ी दोस्तों की एक ऑनलाइन महफ़िल में बातचीत चल रही थी, तो करते करते जो दिसंबर के महीने में इंतखाबात हुए ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, इनके रिज़ल्ट्स के ऊपर तज्ज़िया होना शुरू हो गया। बीजेपी ने कितनी सीट्स हासिल की, पीएजीडी ने कितनी सीट्स हासिल की, बाकी पार्टीज़ ने, इंडिपेंडेंट्स वगैरह ने, ऐसे करके। एक सहाफ़ी दोस्त उन्होंने मुझसे पूछा, वो मुझे समझते हैं कि मैं कोई तज्ज़ियाकार हूँ। वो कहते हैं कि जो पीएजीडी यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उसकी जो अभी परफॉर्मेंस हुई है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस पे, इसकी बिना के ऊपर क्या लगता है कि जब असेंबली इलेक्शंस होंगे तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो मुश्तरका परफॉर्मेंस किस किस्म की होगी। उनका सवाल असल में इस असम्पशन के ऊपर बेस्ड था कि डिलिमिटेशन हो चुकी हुई होगी, 90 सीटें मुकर्रर हो चुकी हुई होंगी जम्मू कश्मीर के लिए, ये अलायंस इकट्ठा होगा, उसके बाद इलेक्शंस कहीं जल्द हो जाएंगे और तब देखते हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ पे रहती है। तो मैंने कहा कि ये तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन ये बात मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जब भी असेंबली के इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होंगे, तब उस रोज़ पीएजीडी जैसी कोई भी चीज़ वजूद में नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, अपना अपना उनका वजूद होगा, अपनी अपनी धुन में जारी होंगी, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के मुखालिफ वो कंटेस्ट कर रही होंगी। इसी के मज़ीद सवालात क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। क्विक बैकग्राउंड क्या है कि ये जो पीएजीडी यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, ये वजूद में आया कैसा है। ये बात है 4 अगस्त 2019 देर शाम की, जब गवर्नर सत्यपाल मलिक कह चुके थे कि इस वक्त तक आर्टिकल 35A 370 के बारे में तो ज़्यादा सोचा भी नहीं जा रहा था कि 35A के बारे में को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन कल सुबह अगर कुछ होने वाला हो तो उसका मुझे पता नहीं है। एक अफरा तफरी का माहौल था। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी जो पुरानी राइवलरीज हैं, अपने जो पुराने एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन्स हैं, वो छोड़कर सारे इकट्ठे हो गए और चलते चलते गुपकार रोड श्रीनगर में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के घर के ऊपर इनकी मुलाकात हुई और उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल थी, उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त एक और छोटी पार्टी जो नई बनी थी तब वो हुआ करती थी पीपल्स मूवमेंट, वो भी थे, सीपीआईएम थे। तो ये मुख्तलिफ पार्टीज़ ने बैठकर फैसला लिया कि जो आईन हिंद ने जम्मू कश्मीर के साथ जो खसूसी हैसियत के वादे किए हुए हैं, उसके साथ किसी किस्म की तब्दीली जो है वो नाकाबिल कबूल होगी, और अगर इस किस्म की कोई तब्दीली की जाती है तो ये सारी पार्टियां, ये सारी जमातें मिलकर उसका मुकाबला करेंगी कि जो जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत है वो बहाल रहे या बहाल करवाई जाए। लगभग 2-1 घंटे के बाद सारी तारें कट गईं, टेलीफोन की, बिजली की, हर किस्म की। फिर उसके बाद कई महीनों तक 5 अगस्त की सुबह होने वाले वाक़यात के ऊपर इन सियासी लीडरान का, इनकी जमातों का क्या रद्द अमल रहा, इस बात का किसी को किसी किस्म का कोई अंदाज़ा रहा नहीं। बल्कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज ही एक इंटरव्यू में कहा है कि पहले 3 हफ्ते तो डिटेंशन में उनको इस बात का अंदाज़ा भी पूरी तरह से नहीं था कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर समझ आने लगी कि अच्छा ये बातें हो गई हैं अब सारी। मार्च के महीने में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और फिर उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी डिटेंशन से छूटकर अपने अपने घरों में आ गए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ लोग मार्च से पहले आ गए थे, कुछ मार्च के बाद, फिर अगस्त सितंबर तक सारे लोग आ गए, डिटेंशन से बाहर आ गए। अगस्त के महीने की बात है, गालबन 22-23 अगस्त की बात है। कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में डिस्क्रीट ऑपरेशन था जिसका किसी को पता नहीं चलने दिया, बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट थी। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने मैसेंजर्स डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के घर पे भेजे, उनके साथ बातचीत की, उनको इतला दी कि आइए बैठकर मिलकर मशवरा करते हैं। तो ये फ़ारूक साहब के घर पे बैठे, वहाँ पे एक एक हम आम राय इनकी पैदा हुई कुछ मामलों के ऊपर, और इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उसको ये कहते हैं गुपकार डिक्लेरेशन 2.0, जिसमें 5 अगस्त 2019 के मामलात के ऊपर इन्होंने अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि ये नाकाबिल कबूल है, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी और सियासी तौर के ऊपर भी इस पर हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके कुछ महीनों के बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा भी डिटेंशन से आई। उसके बाद गुपकार डिक्लेरेशन वालों की दोबारा मीटिंग हुई और इस अलायंस को एक नाम दिया गया। पहले तो ये तय पाया गया कि ये सारी पार्टीज मिलकर काम करेंगी, उसके बाद इस अलायंस को एक नाम दिया गया। इसका नाम था पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को इसका सदर बनाया गया। सजाद लोन साहब को इसका स्पोक्समैन बनाया गया कि अब जो पीएजीडी की अंदर की जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, किन मामलात के ऊपर इनका क्या रिएक्शन होता है, क्या रद्द अमल होता है,
उनके बारे में बयानात सारे सजाद लोन साहब दिया करेंगे। ये बात है मेरे ख्याल से अक्टूबर की, और साथ ही साथ मरकज़ ने फैसला कर लिया कि आइए हम करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन। इन्होंने तब कहा था कि हम ऐसे किसी अमल में शामिल नहीं होंगे जो 5 अगस्त 2019 के वाक़यात के ऊपर मबनी होगा। इसके अलावा एक महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर उन्होंने कहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता, तब तक तो झंडा तक भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा, जब तक कबूल नहीं होगा, जब तक रियासत की हैसियत है वो रिस्टोर नहीं हो जाती और सारे कवानीन जो हैं उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो दोबारा वापस मिल नहीं जाता। तो किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये हो जाएगा कि नहीं? उन्होंने कहा क्या बात करते हैं आप, ये खुद ही आकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले हमसे पूछेंगे कि जो लिया वो सारा दिया, आप बताइए कि इसके अलावा और क्या दे सकते हैं कि ताकि मामलात सारे हल हो सकें। पता नहीं ये किस बिना के ऊपर उन्होंने कहा था कि ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने तब दी थी, आज फिर इस स्टेटमेंट को उन्होंने दोहराया है। अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जब इलेक्शन हुए थे तो वो दोबारा एक पावर की पॉलिटिक्स की स्पेस आ गई। उसमें सारी पार्टीज़ ने, पहले तो इनका था डिसीजन ये था कि हम किसी ऐसे अमल में शामिल ही नहीं होंगे, यानी किसी इलेक्शन किसी चीज़ में हम तब तक नहीं शामिल होंगे जब तक ये सारा मामला जो है ये रिवर्स नहीं हो जाता, ये सारे हकूक़ वापस नहीं मिल जाते, रियासत वापस नहीं मिल जाती, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ 2-3 दिन के बाद उमर अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू आ गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ना कभी प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊँगा, ना कभी उस पार्लियामेंट के पास जाऊँगा जिसमें यह फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर के जो ख़ास कानून हैं वो वापस लिए जाएँ। तो उन्होंने पूछा फिर, तो इन्होंने कहा पता नहीं, लेकिन ये है कि जिन्होंने ये इस तरह से किया मुझे नहीं लगता कि ये वापस इसको रिस्टोर करेंगे। वो एक किताब थी जिसमें ये शायद 30 सितंबर की बात रही होगी, जिसमें ये छपा उमर अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू, शायद किताब आनी है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं इंडिया के उनसे ये इंटरव्यू कर रहे थे जिनमें उमर अब्दुल्ला साहब भी शामिल थे। शायद 1-2 जगह पर मेरी तारीखें आगे पीछे हो गई हैं, वो दुरुस्त करने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन मामला तारीखों का नहीं है, मामला ओवरऑल प्रोसेस का है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में फिर ये जो PAGD वाले सारे भिड़ गए एक दूसरे के साथ, क्योंकि श्रीनगर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वहाँ पर बात कहनी कि जी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो एक होती है आइडियलिस्टिक अप्रोच कि भी आइडियली इस किस्म का सिनारियो हम चाहते हैं कि ऐसे होना चाहिए। जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं फिर आप ग्राउंड के ऊपर जाते हैं, गांव में जाते हैं, देहात में जाते हैं, शहर में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, वहाँ पे जो वर्कर बैठा हुआ है जिसने अपना सर्वाइवल वहाँ पे देखना है, वहाँ पे उसका डायनेमिक सारा बदल जाता है। वर्कर्स ने नीचे कहा कि जिस तरह से आप कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता है, हम लड़ेंगे इलेक्शन वगैरह इन्होंने लड़ लिया। आज एक डेवलपमेंट हुई कि सजाद लोन साहब जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरप्रस्त आला हैं, सरप्रस्त आला ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर फारूक अब्दुल्ला साहब के नाम उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपनी पार्टी को निकाल लिया, डिसोसिएट कर लिया PAGD से कि अब वो PAGD का हिस्सा नहीं है। चिट्ठी मैंने उनकी 2.5 पेज की तफसीलन पढ़ी, बड़ी खूबसूरत चिट्ठी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के कोई प्रोफेसर इंग्लिश के प्रोफेसर की मदद लेकर खूबसूरत सी चिट्ठी लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका वो अचीवेबल नेशनहुड का जो किताब है इतनी बेहतरीन लिखी हुई है, तो उस तरह की बड़ी खूबसूरत उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने बताया कि जो ओवरऑल जो एक ऑब्जेक्टिव, लार्जर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनसे वो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो किसी एक छोटे पार्ट को भी मेजर नहीं। उनकी सारी नाराज़गी जो इंटायरली जो इस्तीफ़ा पूरा है शुरू से लेकर आखिर तक, वो इस बात को बेसिस बनाते हैं इस्तीफ़ा का कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हुए उनमें जो सीटें पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अलॉट की गई थी, उन सीटों पे जो कुछ और कैंडिडेट्स आ गए जो गालिबन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, जिनको बोला जाता है प्रॉक्सी कैंडिडेट। प्रॉक्सी कैंडिडेट इस तरह से कि एक जगह है जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट लड़ना चाहता है, बड़ा दावेदार है, लेकिन वहीं से पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट वो भी दावेदार है, लेकिन अब ये अलायंस में है। अलायंस में ये फैसला करते हैं कि चलिए हम ये सीट दे देते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, लेकिन अब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला है ये मानता नहीं, ये कहता कि मैं भी इलेक्शन किसी सूरत में लड़ूंगा। पार्टी के में अंदर में क्या फैसला होता है उसका मैं पूरी तरह से वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि पार्टी कहती है कि जाओ तुम भी लड़ लो, अगर तुम्हारी सीट निकल जाती है, NC की निकली तब भी अलायंस की, PC की निकली तब भी अलायंस की। लेकिन कुछ कदावर लीडर जो लोकल लेवल पे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उनको ये बात बहुत बुरी लगी हुई थी। वो पहले भी चिट्ठियाँ लिख रहे थे, जैसे अब्दुल गनी वकील ने अपनी रिजर्वेशन शो की, उसके बाद इमरान अंसारी साहब ने अपना कहा कि ये अलायंस में
जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं अलायंस में, जो एक इखलाकी तरीका होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ लिया। तो इन्होंने कहा था सज्जाद लोन को कि आप इसके ऊपर फैसला ले लें। और अभी कल ही उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा था कि इस अलायंस के अंदर कुछ छोटे मोटे झगड़े, कुछ छोटे मोटे जो कन्फ्लिक्ट हैं वो इसी तरह से हुए जिस तरह से किसी आम पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, जैसे एनडीए में हो गए या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में हो गए कि सीट शेयरिंग के ऊपर सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टनर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं। एनीवे, सज्जाद लोन साहब आप आज पीएचईडी से निकल गए और जैसा उन्होंने ये फैसला अनाउंस किया कि भी मैंने पीएचईडी से मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं अलायंस का हिस्सा नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहले ट्वीट या मुबारकबाद या रिएक्शन किसी किस्म का आया वो आया राम माधव साहब का। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे हाल तक और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज रहे हैं लगभग 6 साल। तो अभी वो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज नहीं है, लेकिन उनकी नज़र जो है वो बनी रहती, दोस्त उनके बहुत सारे अभी कायम हैं यहाँ पे, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। तो उन्होंने सबसे पहले अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो था ही एक फ्रॉड अलायंस, इसने तो कल ब्रेकडाउन होना ही होना था, ये हो गया। दूसरा जो सबसे तफसीलन बिल्कुल एक एनालिटिकल पूरा एक एनालाइज करके पूरा डिटेल्ड जो रिएक्शन आया है वो आया अल्ताफ़ बुखारी साहब का। उन्होंने कहा कि आज पता चल गया ना सबको कि भी बी टीम यानी बीजेपी की बी टीम कौन थी और किंग्स पार्टी जो है वो कौन सी है। अब वो किंग्स पार्टी पता नहीं किसको बता रहे हैं और किंग्स पार्टी बोल क्यों रहे हैं, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। कि आने वाले दिनों में अंदाज़न पता चलेगा। लेकिन ये है कि जब से अल्ताफ़ बुखारी साहब की पार्टी बनी थी, वजूद में आई थी, तब से जो दूसरी पार्टीज़ हैं और बाकी लोग हैं वो उनको मुसलसल ये कहते आए हैं कि जब सारे लोग हिरासत में थे तो ये पार्टी बनाने के लिए दिल्ली चले गए। इनके ऊपर इल्ज़ाम रखा कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी ने ही एक दूसरे नाम के साथ एक टीम है वो अवाम के बीच डाल दी है। आज बुखारी साहब कहते हैं कि आज आपको पता चल गया, ये जो अलायंस जो ब्रेकडाउन हुआ, आपको पता चल गया कि बीजेपी की बी टीम कौन सी है। पता नहीं कि वो सज्जाद लोन की पार्टी है उसके लिए कह रहे हैं या बाकी पार्टीज़ हैं जो हैं वो उनके लिए कह रहे हैं कि बी टीम कौन सी है। दरअसल बात यह है कि इससे पहले जो है अलायंस में 6 पार्टीज टोटल थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम। सीपीआईएम ने साउथ कश्मीर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, उनका कोई ज़्यादा जो ज़मीनी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, कभी कोई इलेक्शन वगैरह उन्होंने जीता नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आप सीरियसली इसलिए लेते थे कि बेशक इन्होंने असेंबली इलेक्शन में 2 ही सीट्स जीती हों 2014 में, लेकिन 2019 के नवंबर में इनके पास एडिक्वेट सीट्स, इतना सपोर्ट इनके पास हासिल थी जिसके बेसिस के ऊपर सज्जाद लोन साहब ने चीफ मिनिस्टर बनने का दावा बाकायदा लिख के राजभवन में गवर्नर साहब को भेजा था। वो अलग बात है कि उस दिन उनकी फैक्स मशीन ठीक चल नहीं रही थी। व्हाट्सएप पे भी उन्होंने भेजा, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। यानी आप फिर उसको रूल आउट नहीं कर सकते कि इन्होंने दो सीटें तो इन्होंने जीती हैं टोटल, इनके पास 44 सीटें कहाँ से आई, बाकी 42 सीटें इनके पास कहाँ से आ रही थी, कौन दे रहा था इनको बाकी 42 सीटें जिसकी बेसिस के ऊपर ये अपना दावा गवर्नमेंट बनाने का दे रहे थे। तो इसलिए उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस इस सीट शेयरिंग में तो कहीं कहीं पे शामिल थी कि ये सीट आप हमें कंसीड कर दें, वो सीट हम आपको कंसीड कर देते हैं, इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ लेते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है मेरे ख्याल से शुरू के ही 3-4 दिन के अंदर पीएचडी अलायंस जो उससे वो भाग गई थी। उसकी वजह ये थी कि जो बिहार में हो रहे थे इलेक्शन और वहाँ पे फिर कैंपेन इस किस्म की चल रही थी। आप मुल्क के परसों 2 दिन पहले कर्नाटका में अमित शाह साहब थे और उन्होंने तकरीर की 370 के ऊपर की। मुल्क ने के लोगों ने मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनको मैंडेट दिया इस बात का कि आप 370 को हटाइए। उन्होंने हटाया, लोगों ने जम के तालियां बजाई। बंगाल में जगह जगह जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि भाई आप वोट दीजिए, देखिए आप मोदी साहब का दम, उन्होंने 370 हटाया, लोग कहते हैं भी ज़बरदस्त बात है। बिहार में भी यही बन रहा था मामला जो है। बिहार में वैसे जितनी भी रैलीज हुई हैं, ऐसी कोई रैली किसी बड़े कदावर बीजेपी लीडर की नहीं हुई जिसमें 370 का जिक्र ना आया हो। लेकिन कांग्रेस के भी किसी तरीके से अपनी पोजीशन हम बचा दें। उन्होंने कहा कि भाई साहब पहला काम तो ये करो, इस पीएचडी से निकलो यहाँ से। तो कांग्रेस ने कहा कि भी हम इलेक्टोरल अलायंस वगैरह में हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल हम पीएचडी में शामिल नहीं हैं।
अब कुल मिला के प्रैक्टिकली आपके पास कौन सी पार्टी रह जाती है जिसका कोई वजूद है, जिसकी कोई पोजीशन है? वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और सीपीआईएम। सीपीआईएम और पीडीपी ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नाराज चल रहे हैं कि जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, जितनी स्पीड के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डेलीगेशन बार बार जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलते हैं, अब अवाम के मामले तो लेकर जाने हैं, जितनी स्पीड से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलते हैं, पीडीपी वाले और सीपीआईएम वाले सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है इनका, तो लिहाजा ये चीज़ आगे कोई लंबी ज़्यादा चलने वाली है नहीं है। आज महबूबा मुफ्ती साहिबा का इंटरव्यू आया और उन्होंने ये कहा कि ये जो कहते हैं पॉलिटिकल, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आहिस्ता आहिस्ता उसी बात के ऊपर आ रही है कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत डिसाइड करेगी, पॉलिटिकली भी हम करेंगे लेकिन अदालत डिसाइड करेगी। उन्होंने कहा कि अदालत से हम इसको 370 वाले मामले को अपने फेवर में फैसला हम नहीं ले सकते, ये एक लंबी पॉलिटिकल बैटल है और हमें लंबे वक्त तक इसके ऊपर सियासी तौर के ऊपर लड़ना पड़ेगा। अब ये जो आखिरी एक छोटा सा एक एलिमेंट रह गया है पार्टनरशिप का बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी एंड सीपीआईएम, जिस तरह से हालात और वाक़यात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उससे लगता है कि ये भी इट्स ए मैटर ऑफ फ्यू डेज़, ये कुछ देर तक या कुछ हफ्तों तक ये चलेगा और उसके बाद महबूबा साहिबा शायद ये स्टेटमेंट देंगी कि बात बन नहीं पा रही है और अपनी अपनी ही डायरेक्शन में हम सारे चलते हैं। लिहाजा असेंबली इलेक्शंस कब होंगे उस बात के ऊपर जो मैंने कल कही थी, मैं अभी भी उसके ऊपर अटल हूँ कि ये शायद हो सकता है लोकसभा इलेक्शन के आसपास ही हों। लेकिन पीएजीडी का पूछा गया था कि असेंबली इलेक्शन तक रहेगा कि अलायंस रहेगा या नहीं, तो उसके बारे में मैं आज ही थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो मैं तब कहता था कि असेंबली इलेक्शन के वक्त तक पीएजीडी नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पार्टीज़ होंगी, अपना अपना काम करेंगी, वो हो सकता है शायद इंतखाबात से 3 साल पहले या 2 साल पहले ही हो जाए, यानी आज ही उस डायरेक्शन में पार्टीज अब जाना शुरू कर दिया है। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।